नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिस तरीके से बिहार के अंदर इन दिनों सियासत देखने को मिल रहा है, उसके बाद आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब चुनाव की सरगर्मी कितनी बढ़ गई है। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अब जमीन पर अपना दम दिखाने में जुट गई हैं और सीटों का चयन कर अपने हिसाब से वहां पर पहलवानों को हरी झंडी देकर वहां की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा बिहार की सियासत में किसी की हो रही है तो वो है विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी पीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं और 2019 से ही बिहार की सियासत में अपना दमखम दिखाने में जुटे। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने भले ही पॉलिटिकल पार्टी 2018 में बनाई, लेकिन उससे पहले कई और संगठन बनाकर भी वो बिहार की राजनीति में निषाद समाज और मल्लाह समाज को एकजुट करने की कोशिश करते रहे। और अब 2018 में जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके बाद 2019 में महागठबंधन में रहते हुए 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि जीत किसी सीट पर उन्हें नसीब नहीं हुई। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, अचानक से महागठबंधन छोड़कर वो एनडीए में आते हैं और 11 सीटों पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जिसमें से 4 सीटों पर विकासशील इंसान पार्टी को जीत मिलती है। फिर बारी आती है 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले ही एनडीए में बीजेपी से खटपट की वजह से मुकेश सहनी एनडीए छोड़ चुके होते हैं और 24 का लोकसभा चुनाव आते आते वो फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं और इस दौरान भी वो 3 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो खुद नहीं मैदान में उतरते, लेकिन उनके पार्टी के उम्मीदवार 3 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किसी भी सीट पर जीत नसीब पार्टी को नहीं हुई। और अब बारी है 2025 के विधानसभा चुनाव की। इन दिनों मुकेश सहनी चर्चा में इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि दिलीप जायसवाल का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि महागठबंधन की एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हमारे संपर्क में है और एनडीए का कुनबा बहुत जल्द बढ़ने वाला है। हालांकि उसके बाद मुकेश सहनी के तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो महागठबंधन नहीं छोड़ रहे हैं और मजबूती के साथ महागठबंधन में डटे हुए हैं। और इसका जो हम कह सकते हैं कि एक तस्वीर है, वो हमें तब देखने को मिली जब राजद कार्यालय में बीते दिन महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और मुकेश सहनी वहां पर मौजूद रहे और तेजस्वी यादव के बगल वाली कुर्सी पर वो बैठे नजर आए। और उसके बाद से ही मुकेश सहनी को लेकर अब जो कयास लग रहे थे, जिस तरीके की परिस्थितियां लग रहा था कि बिहार की राजनीति में बन रही है, उस पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि मुकेश सहनी महागठबंधन की राजनीति अब कर रहे हैं, महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकि नगर में उनके पार्टी की हुई थी और उसमें 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई थी और 60 सीटों पर चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही गई थी। लेकिन हर कोई जानता है कि महागठबंधन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में सीट मुकेश सहनी को मिल पाए, ये असंभव सा दिख रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह के बात निकलकर सामने आ रहे हैं। हमने बीते दिन भी आपको बताया था कि आरजेडी किन प्रस्तावों के जरिए महागठबंधन के अंदर सीट संख्या पर बात कर रही है। और अगर उसकी बात करें तो मुकेश सहनी को 10 से 15 सीट आरजेडी देना चाहती है, लेकिन मुकेश सहनी 20 या 25 सीट के नीचे मानेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बहुत सी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, खासकर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी से वो कौन कौन से बड़े बड़े पहलवान हैं जो इस बार उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। उनके नाम को लेकर मुकेश सहनी पूरी तरह से अभी से ही तैयार दिखाई दे रहे हैं और उन्हें हरी झंडी भी वो दे चुके हैं। कई नेता हैं, लेकिन प्रमुख कुछ नेताओं की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि 2020 के विधानसभा
चुनाव में जिन 11 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में रहते हुए लड़ी थी वो कौन सी सीटें थी और वहां पर क्या परिणाम थे। 2020 की हम बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए 11 सीटें मुकेश सहनी को मिली थी, जिसमें बक्सर जिले की ब्रह्मपुर सीट जहां पर जयराम चौधरी वीआईपी के कैंडिडेट थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, आरजेडी के शंभुनाथ यादव जीते थे। दूसरी सीट मधुबनी की थी जहां सुमन महासेठ कैंडिडेट थे। फिर दरभंगा जिले की अलीनगर सीट जहां मिश्री लाल यादव वीआईपी के टिकट पर लड़े थे और चुनाव जीत गए थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आरजेडी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। फिर बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज सीट की। राजू कुमार सिंह यहां से वीआईपी के टिकट पर लड़े, चुनाव जीते लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए और अब तो बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए। फिर सारण जिले के बनियापुर की सीट वीरेंद्र ओझा लड़े लेकिन वो भी चुनाव हार गए। फिर दरभंगा जिले के गौरा बौराम की सीट, यहाँ सवर्णा सिंह चुनाव लड़ी और विधानसभा में वीआईपी पार्टी की नेता बनी थी लेकिन अब वो भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आरजेडी यहाँ दूसरे नंबर पर रही। सुगौली पूर्वी चंपारण की सीट है जहां पर रामचंद्र सहनी चुनाव लड़े, आरजेडी यहां चुनाव जीती। सिमरी बख्तियारपुर मुकेश सहनी खुद लड़े और लगभग 1500-1600 वोटों से वो चुनाव हार गए आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन से। फिर किशनगंज जिले के बहादुरगंज सीट की हम बात करें तो यहाँ लखनलाल पंडित को वीआईपी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया लेकिन वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चले गए और अंजार नईमी एआईएमआईएम के कैंडिडेट यहां पर चुनाव जीते थे, अब ये भी आरजेडी में शामिल हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं कटिहार जिले के बलरामपुर की सीट जहां वरुण कुमार झा को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया था लेकिन वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए। वो माले के जो महबूब आलम है उनसे 54,000 वोटों से चुनाव हार गए। फिर बात कर लेते हैं बोचहा विधानसभा सीट की जो कि सुरक्षित सीट थी, यहाँ पर मुसाफिर पासवान को कैंडिडेट वीआईपी में बनाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे, हालांकि उनका निधन हो गया। फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव को लेकर ही बीजेपी और वीआईपी में खटपट हुआ और गठबंधन तक टूट गया। यहाँ से मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं उनको आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया और वो चुनाव जीत गए। तो ये जो 2020 के सीट थे उसके बारे में हम आपको बता रहे थे और अब बात कर लेते हैं 2025 की। देखिए जब गठबंधन बदलते हैं तो सीट के बदलने की जो बात है वो स्वाभाविक हो जाती है क्योंकि समीकरण के हिसाब से वोट बैंक तैयार होते हैं और उसी हिसाब से चुनाव की रणनीति भी बनती है। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि जिन 11 सीटों पर 2020 में वीआईपी ने चुनाव लड़ा उसमें से अधिकतर सीटों पर इस बार वो चुनाव लड़ते नजर नहीं आएगी। उनकी जगह पर कई दूसरे सीटों पर महागठबंधन के अंदर उसकी दावेदारी है। अब देखना होगा कि कितनी सीटें मिलती हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और उनके सीट के बारे में जहां से वो चुनाव लड़ने को इच्छुक है। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का। अब संतोष सुमन मुकेश सहनी के छोटे भाई हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है तो वो मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष हैं और पिछले बार 2020 में भी चुनाव लड़ने को इच्छुक थे और वो कहां से इच्छुक थे तो सिमरी बख्तियारपुर से इच्छुक थे। लेकिन अंत में कहा जाता है, जो सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुकेश सहनी को फोन आता है और वो कहते हैं कि भाई को मत लड़ाइए, आप खुद चुनाव लड़िए। और इसी वजह से मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं और उनके हार में भी कहा यह जाता है कि वहां एक बड़े नेता का प्रभाव है जो मधेपुरा से अभी जेडीयू के सांसद हैं और वो नहीं चाहते थे कि मुकेश सहनी चुनाव जीते और इसी वजह से कहा जाता है कि जेडीयू का जो दम है, जेडीयू का जो कैडर है, जेडीयू के जो वोट हैं वो मुकेश सहनी को नहीं मिला और इस वजह से वो चुनाव हार गए। अब ऐसे में सिमरी बख्तियारपुर लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ पाए, लेकिन इस बार 2025 में महागठबंधन के अंदर वो गौरा बौराम दरभंगा जिले की सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। और देखिए कोई सीट मिले या ना मिले, लेकिन इस बार गौरा बौराम में वीआईपी का ही कैंडिडेट उतरेगा महागठबंधन से, यह तय माना जा रहा है। और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी यहां से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है
क्योंकि 2020 में गौरा बौराम से सवर्णा सिंह वीआईपी के टिकट पर ही चुनाव जीती थी और उन्हें 59,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि जो दूसरे कैंडिडेट थे आरजेडी के उनको 52,000 से के आसपास वोट मिले थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि वीआईपी का दमखम इस सीट पर है और संतोष सुमन जो हैं, माफ करिएगा, संतोष सहनी जो हैं वो यहाँ पर काफी बेहतर परिणाम ला सकते हैं और गौरा बौराम की सीट पर वो खूंटा गाड़ कर अभी से उन्होंने घूमना शुरू कर दिया है संतोष सहनी ने, और वो चुनाव लड़ने को पूरा अपना दम लगाए हुए हैं। मुकेश सहनी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर जरूर शक है, लेकिन संतोष सहनी के चुनाव लड़ने पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो संतोष सहनी इस बार वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब दूसरे अगर कैंडिडेट की बात करें तो वो हैं बीके सिंह। 2023 में जुलाई महीने में बीके सिंह पूर्व आईपीएस है, कमिश्नर के पद पर रहे दिल्ली में, वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ज्वाइन करते हैं। कहा जाता था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक थे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाए। अंत में महागठबंधन में किसी तरह से वीआईपी शामिल हुई, जो सीटें मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में कहा जा रहा है कि बीके सिंह, ब्रजकिशोर सिंह जो है, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी। और वो जिस सीट की डिमांड कर रहे हैं वो आरा सदर की सीट बताई जाती है। अब ऐसे में जो वर्तमान वहां के विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, और इसी सीट पर यानी अमरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बीके सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी क्षेत्र से भी आते हैं और पूरा अपना जोर जो है वो लगाए हुए हैं। अगर अमरेंद्र प्रताप सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वहां के, उनकी बात करें, पूर्व मंत्री हैं, तो वो इस सीट पर लगातार विधायक रहे हैं। सन 2000 से लेकर 2020 तक वो विधायक रहे, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बना था, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब वो 700 वोटों से आरजेडी के नवाज आलम से हारे थे, यानी कि कांटे की टक्कर उस दौरान भी हुई थी। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह एक मजबूत कद्दावर नेता बीजेपी के, और उसके खिलाफ जो बीके सिंह हैं, पूर्व आईपीएस, मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुकेश सहनी इनके लिए महागठबंधन में सीट जरूर मांगेंगे। हालांकि 2020 की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन से माले ने कयामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया था और अच्छी खासी लड़ाई इस सीट पर हुई थी। अब देखना है कि माले की सीट पर जो वीआईपी का दावा है कितना मजबूत बनकर उभरता है। तीसरा जो नाम है वो है बाल गोविंद सिंह, बाल गोविंद बिंद। बाल गोविंद बिंद जो है वो विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, कैमूर के क्षेत्र से आते हैं और वहां पर इनका पकड़ बहुत मजबूत है, मुखर होकर बोलते हैं, किसी को भी जवाब देने में पीछे नहीं हटते, और प्रदेश अध्यक्ष का कमान इन्हें लंबे समय से मुकेश सहनी ने दिया है। और कल जो महागठबंधन की बैठक हुई थी आरजेडी कार्यालय में, उस दौरान ये उस बैठक में मौजूद भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि बाल गोविंद बिंद पर मुकेश सहनी को कितना भरोसा है। इनकी जो सीट बताई जा रही है वो चैनपुर की सीट है। चैनपुर, जहां से अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं जमा खान, वो विधायक हैं। 2020 में बीएसपी के टिकट पर जमा खान यहां से चुनाव जीत गए, 95,000 से अधिक वोट उनको मिला था। बीजेपी के ब्रजकिशोर बिंद को 70,951 वोट मिला था, वो चुनाव हार गए। 2015 और 10 की बात करें तो बीजेपी के ब्रजकिशोर बिंद यहां से चुनाव जीते थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर निषाद समाज का, बिंद समाज का, मल्लाह समाज का, नोनिया समाज का अच्छा खासा वोट है। और बीजेपी कैंडिडेट जिस समाज से आते थे, जो 2 बार लगातार चुनाव भी जीते, उन्होंने दिखाया भी। लेकिन 2020 में जमा खान बीएसपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब वो तो जनता दल यूनाइटेड में है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बाल गोविंद बिंद, जो कि चैनपुर की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको ये सीट महागठबंधन में मिलती है या नहीं मिलती है।
और मुकेश सहनी उनके लिए महागठबंधन के अंदर कितनी मजबूती से फील्डिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले दावेदार की मुकेश सहनी की पार्टी में, वो है संजीव मिश्रा, पैनोरमा ग्रुप के मालिक। आजकल छातापुर में पूरा खूंटा गाड़े हुए हैं। इसके पहले भी छातापुर में वो चुनाव लड़े हैं, दमखम दिखाया है, ब्राह्मण समाज से आते हैं और चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी में है। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज बबलू, वो यहां से लगातार 2010 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वर्तमान में भी एमएलए हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी बन गए हैं और ऐसे में राजपूत समाज से आते हैं, बड़ा कौम है, मार्शल कौम माना जाता है और लगातार छातापुर से चुनाव लड़कर जीत कर दिखा रहे हैं अपना दम। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि संजीव मिश्रा छातापुर से लड़ना चाहते हैं, मालदार हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पूरा दमखम लगाए हैं, लगातार छातापुर में कार्यक्रम हो रहा है। तो संजीव मिश्रा यह सीट लड़ना चाहते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी उनके लिए कितनी फील्डिंग कर पाते हैं और छातापुर की सीट क्या उन्हें दिला पाते हैं। फिर बात कर लेते हैं एक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आनंद मधुकर। इनकी पत्नी फतुहा की प्रमुख रही हैं श्रुति श्री। आनंद मधुकर मुकेश सहनी के राइट हैंड माने जाते हैं, हमेशा इनके साथ रहे हैं और कहा जाता है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री करवाने में इनका अहम रोल रहा है। आरजेडी से भी संबंध इनके अच्छे रहे हैं और ऐसे में मुकेश सहनी क्या फतुहा की सिटिंग सीट जो कि आरजेडी की है, क्या वो आनंद मधुकर के लिए लेकर आ पाएंगे? आनंद मधुकर चुनाव लड़ते हैं या अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, यह भी हो सकता है। तो आनंद मधुकर की भी दावेदारी वीआईपी पार्टी में मजबूत है। फिर एक और नाम है, दलित समाज से आती हैं सुषमा पासवान, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वीआईपी की, चेनारी की रहने वाली हैं और कहा जाता है कि अगर कोई सुरक्षित सीट मिलती है तो वहां पर सुषमा पासवान वीआईपी की कैंडिडेट जरूर बनेंगी। फिर एक और नाम है पप्पू चौहान, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुकेश सहनी के काफी करीबी हैं। कल भी महागठबंधन की बैठक में गाड़ी में बैठे नजर आए। तो कहा जाता है कि पप्पू चौहान भी मुकेश सहनी के खास हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के सामने पप्पू चौहान को मुकेश सहनी टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, और देना भी होगा तो कहा जाता है शेखपुरा जिले के आसपास की कोई सीट हो सकती है, वो कौन सी सीट होगी। हाल ही में पार्टी में एक और चेहरा शामिल हुए हैं, पूर्व आईजी नूरुल होदा, मुसलमान समाज की राजनीति कर रहे हैं, वक्त पर खुलकर बोल रहे हैं और सीतामढ़ी के क्षेत्र से आते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और वो भी बीआरएस लेकर, यानी कि बीच में ही अपनी नौकरी छोड़कर वो विकासशील इंसान पार्टी में शामिल हुए हैं, तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी से कोई डील करके ही वो शामिल हुए होंगे और ऐसे में नूरुल होदा के चुनाव लड़ने की भी संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही है। अब देखना होगा कि वो सीट कौन सी होती है और मुकेश सहनी उनके लिए कौन सी सीट लेकर आते हैं। तो कई और नाम भी हैं विकासशील इंसान पार्टी में, लेकिन ये प्रमुख नाम है जिनके चुनाव लड़ने की चर्चा इस बार वीआईपी पार्टी में सबसे ज्यादा हो रही है। देखिए, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कार्यकर्ताओं को कितना टिकट मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ये हर किसी को मालूम है। हालांकि मुकेश सहनी ने पिछली बार कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था, कुछ बाहरी कैंडिडेट को भी टिकट दिया, और कभी कभी राजनीति में परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आपको मजबूर होकर बाहरी कैंडिडेट्स को टिकट देना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी सीट के साथ कैंडिडेट भी बड़ी पार्टियां आपको दे देती हैं, तो वहां पर आपको झुकना पड़ जाता है। फिर आपको देखना होता है कि विनिंग रेशियो कितना है, हमारा कार्यकर्ता अगर लड़ता है तो जीत कर आ पाएगा या नहीं, या कोई बाहरी जो कैंडिडेट है वो जीत कर आ पाएगा या नहीं, तो इसका भी आकलन करना पड़ता है। फिर भी, और आजकल का जो चुनाव है धन कुबेरों का चुनाव हो गया है, बिना पैसे के आप चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहता है और इस वजह से पैराशूट कैंडिडेट आते हैं, टिकट लेकर चले जाते हैं। तो देखना होगा कि मुकेश सहनी को कितनी सीटें महागठबंधन के अंदर मिलती हैं। 10 से 15 की बात आरजेडी खेमे से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन मुकेश सहनी की दावेदारी अगर कम से कम भी होगी तो 20 के ऊपर की ही होगी, क्योंकि 2020 में भी कहा जाता है कि 20 से 25 सीटों के कारण मुकेश सहनी का आप बात जो है वो महागठबंधन में नहीं बन पाया और वो एनडीए में आ गए, क्योंकि उनके सीटों की घोषणा भी नहीं की गई कि कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी, उन्हें कुछ बताया ही नहीं जा रहा था। इस बार 10 से 15 का रेशियो आरजेडी ने दिया है,
मुकेश सहनी ने 60 की बात कही है, 60 सीटें नहीं लेकिन 20-25 मुकेश सहनी किसी ना किसी तरह कोशिश करेंगे कि मिल जाए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी वो सीटें हो सकती। कई और सीटें हैं, चाहे आप बात कर लीजिए अगर सारण जिले में, तो पिछली बार बनियापुर लड़े थे लेकिन इस बार बनियापुर या तरई है, दो में से कोई एक सीट मांग रहे हैं। फिर आप सीमांचल में चल जाइएगा तो आलमनगर की सीट पर भी बड़ी दावेदारी है मुकेश सहनी की। कई और महागठबंधन में सीटें हैं जिसमें बड़ी दावेदारी मुकेश सहनी ठोक रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में सीट सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित होता है। जिन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा उभर के मुकेश सहनी की पार्टी में आ रहे चुनाव लड़ने को लेकर, वो चुनाव लड़ते हैं या केवल पैरासूट कैंडिडेट उतरते हैं। मल्लाह समाज, बिंद समाज, बेलदार समाज या कहिए किनोनिया समाज, जो निषाद समाज की उपजातियां हैं, उनमें से कितनों को टिकट मिलता है। ब्राह्मणों की जाति में से कितनों को टिकट मिलता है। राजपूत, भूमिहार, वैश्य और दलित समाज से कितनों को टिकट मिलता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि लड़ाई बड़े मजेदार होते नजर आ रही है। महागठबंधन ने बैठकें शुरू कर दी हैं और बैठक किसकी, तो तमाम सहयोगी दलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई है। एनडीए की ओर ऐसा कुछ अभी तक होता दिखाई नहीं दिया है। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है इस बार। खासकर मुकेश सहनी की पार्टी पर सबकी नजर है कि कितना वोट भी टर्नआउट करा पाते हैं महागठबंधन की तरफ। और तेजस्वी को सीएम बनाने की बात करते हैं, खुद डिप्टी सीएम की बात करते हैं, तो सरकार में आना होगा और ऐसे में जो जीत सके घोड़ा उसी पर दांव लगाना भी होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।